जी। आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराइयों से हम आभार प्रकट करते हैं। और आपको पता है दिल्ली में जो राजनीतिक उथल पुथल है, पिछले 2 दिनों से लगातार आप लोग भी कवर कर रहे हैं। एक कद्दावर नेता दिल्ली के डिप्टी सिर्फ सीएम नहीं कहेंगे बल्कि कई और मंत्रालय को देखने वाले मनीष सिसोदिया अब हिरासत में। और अब राजनीति शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आपको ये बता दूं कि आपके सामने जो शख्सियत बैठे हैं, इनकी पहचान ही जो है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा को लेकर है। केवल दिल्ली नहीं, भारत के कोने कोने में आप इस नाम से जाने जाते हैं। ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लगातार लड़ी है, छोटी बड़ी तमाम लड़ाइयां आपने लड़ी हैं। दुआ साहब परिचय के बिल्कुल मोहताज नहीं है, लेकिन कभी निष्क्रिय भी नहीं रहते। जब भी इस तरह की कोई घटना घटे जिससे एक असंतोष का वातावरण बनता है, जो कि अभी दिल्ली में है, कुछ लोग का मानना है कि राजनीतिक माने गिरफ्तारी है, इसमें सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति कर रही है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, बदले की राजनीति भी वहीं माने सेट बैठती है जहां कहीं ना कहीं कहा जाता है कि धुआं वहीं निकलता जहां आग लगती है। जो आबकारी नीति जब आई थी आम आदमी पार्टी की, तभी देश में विरोध हो रहा था। दिल्ली में कई बार बड़ी रैलियां हुई और कई सेमिनार हुए। आपको याद होगा दुआ साहब ने भी 1-2 बड़े सेमिनार में अतिथि के रूप में हिस्सा लिया था। आबकारी नीति का विरोध हो रहा था, जो नई पॉलिसी आई थी। ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये उसी नई आबकारी नीति से जुड़ा हुआ मामला है। उस आबकारी नीति में जो बंदरबांट हुआ है, जो लूट हुआ है, जो बेवसूली हुई है, जो नियमों की धज्जी उड़ाई गई है और कुछ विशेष लोगों को लाभ पहुंचाकर शराब के धंधे को इस तरह से कर दिया गया। आपने सुना होगा 1 पर 1 फ्री वाला मामला, जिससे पीने वालों की तादाद बढ़ी। और दुनिया जानती है कि क्राइम जो भी होते हैं वो ज्यादातर नशे की हालत में ही होते हैं। और नशे को इतना ज्यादा आम करना और इस तरह से निजी हाथों में उस कारोबार को सौंप देना, ये आपत्तिजनक था, आपत्तिजनक है। अब गिरफ्तारी हुई है, इस पर राजनीति हो रही है, तो आपको दुआ साहब ने आमंत्रित किया है अपना पक्ष रखने के लिए कि भाई इस मामले में एक आम जनों की राय क्या होनी चाहिए, गिरफ्तारी क्यों हुई और कितना उचित है या अनुचित है, आम जनों का सोच कैसे सही हो, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे। आपसे विनती है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचाएंगे। माननीय दुआ साहब से मैं विनती करूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू करें। जी नमस्कार। आज मुझे आप लोग के बीच में इसलिए आना पड़ा कि दिल्ली के सड़कों पर फिर से जनता आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में शोर मचा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंधभक्त लोग बीजेपी को साथ देते हैं। हमारे कुछ मीडिया साथी, जो पेड मीडिया बहुत सारे लोगों ने कहा और वो चल रहे हैं, तो हमने एक मूवमेंट अभी हाल फिलहाल में चला है कि भाजपा हराओ अभियान का। लेकिन जब सिसोदिया जी को देखा, मेरे एक अभिन्न दोस्त थे, जब आम आदमी पार्टी को डेवलप किया जा रहा था तो उस वक्त मैं भी एक हिस्सेदार था। और जब कोविड-19 का वक्त था, उस वक्त जब इन्होंने आबकारी लाए और इन्होंने 2% 12% का गेम खेला, तो मैं उस वक्त ही कह दिया था कि ये बहुत बड़ा घोटाला का विषय बनेगा। ये लोग जहां 500 मैगजीन की छपाने के पैसे नहीं थे, आज इनके पास करोड़ों रुपए हैं। इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और ये मौज मस्ती कर रहे हैं। ये आए थे सत्ता में आम आदमी पार्टी कि मैं करप्शन लेस कर दूंगा, करप्शन खत्म कर दूंगा, हर मोहल्ले में जाऊंगा, हर मोहल्ले में पब्लिक से मिलूंगा। लेकिन इन्होंने वीवीआईपी कल्चर को अपनाया, तो इनमें और दूसरी पार्टियों में कोई फर्क नहीं हुआ। जहां आबकारी से, शराब से त्रस्त हैं लोग, परिवार टूट रहा है, वहां आपने खुल्लम खुल्ला ठेका, जो ठेका बड़ी मुश्किल से मिलता है किसी को शराब का, वो आपने आसान तरीके से दिया। और ये सीबीआई साबित कर रही है। और इस आधार पे जहां चिंगारी फूटी है वहां पे एक बहुत बड़ा आग भी लगेगा। और मजे की बात है कि 22 विभागों को चलाने वाला सिसोदिया जी और एक शिक्षा मंत्री
जहाँ पे उनको बच्चों को एक आचरण देना होता है, शुद्धता देना होता है और उनको परिवार के अंदर एक अच्छा मैसेज ले जा कर के देना होता है, वहाँ पे आप शराब स्कूल के बगल में और जगह में शराब की दुकानें खुलवा दिया। ये क्या क्या चाहते हैं? बिहार मैं को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने शराब की बंदी की, गुजरात में बंदी है और जगह कई राज्यों में बंदी है। दिल्ली के अंदर हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे शराब की बंदी होगी, लेकिन इन्होंने बंदी भी न कर करके इन्होंने खुल्लम खुल्ला शराब की दुकानें खुलवाई और उसमें भी जो है घपले हुए हैं। तो सीबीआई एक अथॉरिटी है, मैं कई बार सीबीआई पे भी उंगलियां उठाई है जहां पे उन्होंने गलत किया है। और जब इनकी इंक्वायरी जांच हो रही थी तो मैंने यही कहा था कि निष्पक्षता के साथ हो। और इस वक्त जो हालात बने हैं सिसोदिया जी का, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी को मोरल अपने नैतिक आधार पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये खुद जाएं जेल में और जेल में बैठ कर करके ये क्योंकि वो तो साइनिंग अथॉरिटी भी नहीं, बहुत सारे विभाग नहीं लिया है केजरीवाल जी ने और बाकी साथियों को विभाग दिया है, तो वहां जाकर के उनको सलाह मशवरा दे, तीनों बैठ करके जेल से जो है दिल्ली को चलाए, या तो फिर से दिल्ली के अंदर जो है ये सरकार भंग हो कर करके और यहाँ पे चुनाव करें और जनता जिसे फिर चाहेगी, पसंद करेगी, उसको वो वोट देगी। मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ। तो जो सिसोदिया जी का जो ये हरकतें हुई है या उनके जो साथी सत्येंद्र जैन जी का जो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने कहा था केजरीवाल साहब ने और इनकी पार्टी ने कि अगर हमारे पार्टी में से कोई भी भ्रष्टाचार करता हुआ मिले तो उसे फौरन जेल भेज दो। कई बार केजरीवाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और जब मैंने कल केजरीवाल साहब की वक्तव्य को देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, तो कहा नहीं, मेरे जो सिसोदिया हैं वो मेरे बड़े भाई हैं और बड़े सीधे साधे, बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा काम किया, अब क्या होगा दिल्ली का, बच्चों के भविष्य क्या हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सरकार चलती है वो ब्यूरोक्रेट से चलती है और लीडर जो है उसको डायरेक्शन में वो काम करते हैं। उन्होंने जितना भी काम किया उन्होंने अपनी देख रेख में ठेका दिया, उनके सामने ही सारा प्रोजेक्शन बना और वो कहते हैं कि नहीं जी ये ठेकेदार उन्होंने किया, ऐसा किया, तो वो थोड़ा सा बेईमानी दिखता है और साफ जो है सीबीआई ने एक क्लियर कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो इस हालत में जो हमारे दो दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी का जेल में हो, वैसी सरकार को खत्म हो जानी चाहिए और यहाँ पे जनता पे छोड़ देना चाहिए कि जनता किसे पसंद करती है। बस मुझे आज इतना ही कहना था। और ये मिशन हम न सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ चला रहे हैं बल्कि बाकी पार्टियों के साथ भी। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं दे रहा हूँ। और मैंने कहा कि सेंट्रल में भी जो दबंग है, जो लोग कह रहे हैं कि मैं राज्य करूँगा 50 साल तक और कांग्रेस ने 70 किया तो 50, मैं किसी भी पार्टी का साथ देना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे विकेंद्रीकरण का एक सिस्टम हो, पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट हो, जो हमारे इलेक्शन कमीशन है वो जो है स्वतंत्र हो, उस पर कोई दबाव ना हो, जितनी भी अथॉरिटी हैं उस पर कोई दबाव ना हो और वो निष्पक्ष तौर पे, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी लोग हों, सब पे कानून एक होता है, उस पर कानून पे होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि जो पॉलिटिकल जो सिनेरियोज हैं उसमें 272 की जो जादुई आंकड़ा है, जिसपे ये जो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि मैं दबंग हूं और ये तानाशाह की तरफ जा रहे हैं और कॉर्पोरेट हाउस को ये फायदा पहुंचाते हैं क्योंकि उनसे उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं देश विदेश घूमने में और इलेक्शन के में बहुत सारे खर्च होते हैं। तो एक मैंने बार बार कहा कि जो संवैधानिक पद पे बैठे, खास करके प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये लोग जो है प्रचार प्रसार में ना जाएं क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए का जनता का पैसा खर्च होता है, तो उनसे प्रचार प्रसार ना हो। इलेक्शन कमीशन अपने सभी कैंडिडेट को, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी छोटी पार्टी का हो, वो समान रूप से उनकी प्रचार प्रसार करें और उन पे जो अंकुश होना चाहिए। और जो ऐसे जो दागी नेता हैं, चाहे सिसोदिया जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, केजरीवाल जी पे भी 168 केसेज हैं, उसमें से कुछ केसेस को निरस्त किया गया है लेकिन बहुत सारे केसेस अभी भी पेंडिंग है। तो ऐसे लोग, दागी लोगों को सत्ता में रहना ये बड़ा बेईमानी लगता है। जनता को कहीं ना कहीं ये लोग मूर्ख समझते हैं और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो जनता अब जाग गई है। मानवाधिकार इसमें अहम भूमिका पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में। मैं 766 सेंटर्स पे 36 राज्यों में काम कर रहा हूँ। भारत से बाहर 14 देशों में मैं काम कर रहा हूँ 36 वर्षों से। और मैं चाहता हूं कि भारत के लोकतंत्र बचे। लोकतंत्र बचेगा तो हमारा संविधान बचेगा।
संविधान बचेगा तो हमारी व्यवस्था में जो अमूल चूक गलतियां हैं उसको सुधारा जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। और ये हमारे भारत के नौनहाल लोग हैं, हमारे साथ हमारे हाजी साहब हैं, हमारे गोपाल प्रसाद जी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। तो ये लोग और बहुत सारे हमारे साथ जो 84 लाख हमारे जो मेंबर्स हैं भारत के अंदर, उनको साथ हमने एक वातावरण, शुद्ध वातावरण बनाना चाहते हैं ताकि देश में जो अखंड भारत की बात कर रहे हैं या विश्व गुरु की बात कर रहे हैं वो तब हो सकता है। इसलिए जो सिसोदिया जी का जो अरेस्ट हुआ है वो जायज है और उनको सजा भी मिलनी चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। और उनके साथ जो लोग भी शामिल हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के दूसरे लीडर हों, उन तमाम लोगों को जल्दी से जल्दी जो है शिकंजे में लिया जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। सर, जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि अब दिल्ली में जो सत्ता है, जो सरकार चल रही है वो हो जानी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, ये राजनीतिक षड्यंत्र भी तो हो सकता है। देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र एक अलग चीज है और मैं कल सोच भी रहा था कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अडानी के प्रकरण को दबाने के लिए ऐसा कुछ किया गया। लेकिन जब उनकी 8 क्वेश्चन जो सीबीआई का था उसको जब मैंने पढ़ा और जवाब मैंने पढ़ा कि सिसोदिया साहब ने क्या जवाब दिया, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि काल में काला है। इन्होंने गबन किया है, इन्होंने घोटाला किया है, इन्होंने अपने साथियों को आबकारी नीतियों का उल्लंघन करते हुए इन्होंने जो है करोड़ों रुपया बनाया है। तो इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है। और ये जो दम भरते थे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ और भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, मोहल्ले में घूमूंगा, जनता के बीच में रहूंगा, तो ये वीवीआईपी कल्चर में आकर के दूसरी पार्टियों की तरह आचरण बनाया है जो जायज नहीं है। इसलिए मैं आज सिसोदिया जी का विरोध करता हूं और उनको सजा मिले, ये मैं मांग करता हूं। यहाँ पे सर आपसे भी एक सवाल ये है कि अभी पीछे लगातार यानी कि दिल्ली के अंदर बड़ी धार्मिक गतिविधियां देखने को मिली, धार्मिक राजनीति, और उसमें आप भी मुखर हो गए थे और लगातार आप यानी कि मदनी परिवार पर नहीं, देखिए कोई भी चाहे मौलाना हो, जी सर, समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं ये लगता है आप लोगों को कि भाई ये दिल्ली की जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है धर्म की और भ्रष्टाचार की आड़ में। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि दिल्ली की जनता के साथ, देश की जनता के साथ ये लोग जो है जात पात, धर्म, मंदिर मस्जिद का इशू लेकर करके जो मेन मुद्दा है, मेन जो इनको मैनिफेस्टो में जो मांग है कि हमें बेरोजगारों को रोजगार हो, हमारे जो है स्वास्थ्य ठीक हो, हमारी शिक्षा ठीक हो, हमारी महंगाई पे अंकुश हो, इस पर न होकर के बढ़ता जा रहा है। दूध की कीमतें बढ़ रही हैं तेजी से, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तेजी से, हमारी गैस, बहुबेटियों की कीमतें बढ़ी। ऐसा ना हो जाए कि आज लंदन में आज सब्जी जो है खरीदने के लिए कह रहे हैं कि 2 भिंडी खरीदो, 2 शिमला मिर्च खरीदो, 2 आलू खरीदो। कहीं ऐसा ना हो कि कृषि प्रधान देश मेरा भारत, यहाँ भी बाजार में हम जाएं तो हमें कहा जाए कि आप 1 आलू खरीद सकते हैं, परिवार के लिए 1 आलू ले जाइए, 1 शिमला मिर्च ले जाइए, 1 घिया ले जाइए। तो क्या हम भारत को आर्थिक रूप से या कहीं ना कहीं इसको भी तोड़ने की साजिश तो नहीं कर रहे हैं? तो ये साजिश है, पार्टियां आपस में लड़ती है, एक दूसरे को गिराने की बात करती है। अब किसका क्या दुश्मन है नहीं है ये नहीं कह सकते, लेकिन जो अथॉरिटी है सीबीआई पे हम लोग का विश्वास होता है, जो रॉ विजिलेंस के लोग हैं, जो बहुत सारे महिला आयोग हैं, हम सब पे विश्वास करते हैं तो निष्पक्ष रूप से वो जांच करेगी, देखेगी। और ये जो चिंगारी फूटी है तो ये ऐसे नहीं फूटी है, काफी इंक्वायरी हुई। पीछे हमारे केजरीवाल साहब ने कहा कि अगर सीबीआई को लगता है गलत है तो अभी अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे। इन्होंने बड़े दम से भरा था मीडिया के सामने और उस वक्त जो है सीबीआई ने उन पर नहीं किया। उन्होंने सारी इंक्वायरी करके उन्होंने सारे मटेरियल जमा किया और जब उन्होंने पूरी मटेरियल इकट्ठा किया तब उनको जो है पुलिस कस्टडी में लिया गया है। और मैं समझता हूं कि वहां कुछ न कुछ जरूर मिलेगा जिससे आम आदमी पार्टी का जो मान सम्मान था, जनता के सामने जो भरोसा था, वो जनता का टूटा। और आज हमारे बच्चे की जो भविष्य है, आज हमारे 12वीं क्लास का बोर्ड चल रहा है दिल्ली के अंदर, उन बच्चों पे क्या असर जाएगा कि हमारा शिक्षा मंत्री शराब में लिप्त था, शराब के आबकारी घोटाले में लिप्त था। तो ये मैसेज दिल्ली से जो हम कहते थे कि एजुकेशन में बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम होगा, एक मॉडल होगा, बड़े बड़े अलग अलग राज्यों के आकर के यहाँ के मॉडल को देखना चाह रहे थे। और वो ये इशू जब पूरे विश्व में जाएगा तो हमारा इमेज
दिल्ली का खराब होता है, इसका मतलब है कि भारत की राजधानी का इमेज खराब हो रहा है और कहीं ना कहीं पूरे भारत में ये हमारा इमेज को खराब करता है। तो ये सवाल तो ये बनेगा, को मान रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने शिक्षा को तो बढ़ावा दिया है और उसमें लग भी रहा है, सुनने को भी मिल रहा है कि एक तरह से भी शुरू में आपने कहा भी था कि अंधभक्त, और तो हो सकता है कि बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस की ये एक चाल हो कि भाई इस तरीके से नहीं ये दिल्ली में रोका जाए। नहीं ये एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं और खाने के कुछ होते हैं। सिसोदिया साहब एक साफ छवि के थे, केजरीवाल साहब भी एक साफ छवि के थे, लेकिन धीरे धीरे ये आरएसएस के चंगुल में कहीं हैं या कुछ और बात है, ये मैं नहीं कह सकता ज़्यादा तौर पे। लेकिन आज जो मार्केट में या लोगों के बीच में जो बातें होती हैं, अगर आप नाई की दुकान में चले जाएं, पान की दुकान में चले जाएं, चाय की दुकान में चले जाएं, जहाँ पे बैठक होती है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा राजनीतिक आपको सीखने और समझने का मौका मिलता है। तो उसमें ये जो लोग कर रहे हैं, जो सोच करके आए थे, वो नहीं है, जनता को जो विश्वास था वो नहीं है। तो ये दांत दिखा रहे हाथी का दिखाने वाला, और ये अंदर से जो है लूटने का काम कर रहे हैं। और ऐसी सरकार से जनता को सचेत होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और अच्छे सच्चे जनप्रतिनिधि को, जो उनके आसपास के लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे छोटी पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, उनको आगे ले जाना होगा। और अगर पार्टी में अच्छे लोग हैं तो उनको भी जगह देनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि समूलक समाज की जरूरत है, समानता की जरूरत है। फिर भी आप और आपका गठबंधन, जो आप लोग मिलजुल के 200 से ज्यादा ऊपर अपने नाम दिए हैं, देखिए राष्ट्रीय महागठबंधन, क्या है आगे? देखिए राष्ट्रीय महागठबंधन में इस वक्त मेरे पास 219 पार्टियों का मेरे पास समर्थन है। 3000 से 3500 के आसपास एनजीओ का हमें समर्थन है, जबकि भारत में 42 लाख एनजीओ हैं, 5500 पार्टियां हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी पार्टियां साथ में आएं, और भी एनजीओ साथ में आएं, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पार्टी में नहीं हैं या एनजीओ में भी नहीं है, लेकिन देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज का विकास करना चाहते हैं, वो लोग सब लामबद्ध हो जाएं, और लामबद्ध होकर के उसका एक लिस्ट बनाए। 543 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और सब राज्यों में जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, वहां पे अच्छे सच्चे लोग जाए, ताकि गुंडे, बदमाश, मवाली, जो लूटपाट करने वाले हैं, धोखाबाज हैं, उनको बाहर किया जा सके और इसको साफ लोकतंत्र बना करके सेकुलर कंट्री को बचाया जा सके। एक सवाल सरल सा आपसे है कि जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, तो उस आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो अब इस समय क्या माहौल है और क्या संदेश जा रहा है मुस्लिमों के अंदर कि आम आदमी पार्टी की ओर से एक शिक्षा मंत्री यानी कि जेल चला गया? देखिए, अभी दुआ साहब ने आज जो बातें रखी हैं वो बिल्कुल वही मैसेज है, और साफ शब्दों में दुआ साहब ने कहा अभी पेपर चल रहा है 10th का 12th का। आप बच्चों को, संस्कारी बच्चा उसी को मानते हैं जो शराब और दुनिया के तमाम नशों से दूर रहे। और बच्चे को जब ये पता चलेगा, सोशल मीडिया का जमाना है, टीवी सबके घर में है, बच्चा पेपर दे के आएगा, टीवी में न्यूज चल रहा है जी शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में, तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, यही इंगित अभी कर रहे थे दुआ साहब। ये साइकोलॉजिकल असर बच्चों पर पड़ना है, यानी शराब को वो अच्छी चीज समझना शुरू कर देगा। दूसरी बात जो अभी दुआ साहब ने कही आपके सामने कि बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। जब एक दल को जादुई आंकड़ा से भी ज्यादा सीट मिल जाता है तो वो निरंकुश हो जाता है और फिर वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने लगता है। दिल्ली में भी वही हुआ, पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई, केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। तो जो सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है समाज का वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, उससे आस्तिक हो, नास्तिक हो, उससे मतलब नहीं, जो निचले पायदान पर खड़ा है सबसे पीछे की कतार में, वो शोषण का भी शिकार होता है और अधिकारों से वो वंचित भी रह जाता है। तो ये जो अभियान दुआ साहब चला रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, ताकि लोकतंत्र, आज दिल्ली की सरकार में अगर पूर्ण बहुमत की सरकार ना होती, 2-4 पार्टियां और भी शामिल होती, तो ये घोटाले की नौबत नहीं आती। इसका उदाहरण जीता जागता है, बीपी सिंह, स्वर्गीय बीपी सिंह थे, कोई घोटाले का मामला आज तक सामने नहीं आया, देवगौड़ा की सरकार में नहीं आया। इस तरह से पिछले और कई पिछली सरकारें हैं, जब तक गठबंधन की राजनीति होती रही, तो अगर किसी ने घोटाला किया भी तो फौरन जेल गया, क्योंकि वो दूसरे दल ही उसको आपस के घेर लिया करते थे। पूर्ण बहुमत में ये निरंकुश हो जाते हैं। तो अभियान जो दुआ साहब का है, जो
एक ग्रैंड अलायंस बनाया जा रहा है, जिसका प्रयास लगातार चल रहा, जो अभी इन्होंने आपके सामने रखा, उसका भी उद्देश्य यही है। और दुआ साहब का भी स्पष्ट मानना, इनके सहयोगियों का भी मानना है, मेरा निजी भी मानना है, ये गिरफ्तारी बिल्कुल सही हुई है, बल्कि देर हो गई गिरफ्तारी में, ये कहा जाएगा। सीबीआई को हमेशा ये कह देना कि केंद्रीय एजेंसी है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, मैं समझता हूं ये भी लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा ही है। हाँ, सत्ता में जब जो पूर्व मोहम्मद की सरकार, पिछली सरकारों ने भी कई बार इस्तेमाल किया है, और मौजूदा सरकार पर तो लगातार आरोप है ही, लेकिन इस मनीष सिसोदिया जी के गिरफ्तारी में ये कहकर पल्ला झाड़ लेना कि भाई एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, मैं समझता हूं ये न्यायोचित नहीं है। एजेंसियां बहुत पर्याप्त समय लेकर, तमाम साक्ष्यों को जुटाकर, फिर इनको बुलाकर कई घंटों तक पूछताछ करके, और रिटेन में, अभी आपको युवा साहब ने बता दिया, रिटेन में क्वेश्चन और आंसर दोनों अभी आपके सामने युवा साहब ने बताया कि इतने क्वेश्चन किए गए, और जो आंसर आया वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं था, इसलिए कि घोटाले हुए हैं इसमें, और खुलेआम हुए हैं। घोटाले का विरोध कर रहे हैं हम लोग, और इस गिरफ्तारी का समर्थन कर रहे हैं, और ऐसी तमाम गिरफ्तारियां होनी चाहिए जो लोग राजनीति के आड़ में अपने आप को दिखाते हैं। आपने माइनॉरिटी की बात की, माइनॉरिटी को भी यह लगा था कि यह सरकार धर्म की राजनीति से और दूसरी तमाम तरह की राजनीति से दूर रहे, लेकिन केजरीवाल जी ने वो काम किया नहीं, भाजपा के पैटर्न पर चलने लगे, करोड़ों रुपए का जो है आरती उतार रहे हैं सारे विधायकों को लेकर, वो भी आपने देखा। और तीर्थ यात्रा के नाम पर जो इन्होंने भेदभाव किया, आपको आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज भी जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा में इन्होंने भेदभाव किया, जो नीतियां बनी है उसमें। आप जब आरटीआई लगाएंगे तो सामने आ जाएगा, और आरटीआई एक्टिविस्ट सब इनके सामने तो सारे लोग दुआ साहब की टीम में सब है। तो ये सच्चाई है कि केजरीवाल भाजपा की नकल करना चाह रहे थे, लेकिन नकल के लिए शायद उनके पास वो अकल नहीं था, और फंसे हैं। 2 मंत्री तो अंदर जा चुके हैं, अब तीसरे की बारी है। उससे पहले नैतिकता को आधार मानकर केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि एक बार फिर दिल्ली में आम चुनाव हो और जनता को सही नेतृत्व को चुनने का अवसर मिले। मेरा नाम गोपाल प्रसाद है, मैं सूचना का अधिकार कार्यकर्ता हूं, और दुर्भाग्य से जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो हमारे विधायक भी हैं। मैं पटपड़गंज विधानसभा का वोटर भी हूं, निवासी भी हूं, और साथ साथ वर्तमान 2020 का जो विधानसभा चुनाव रहा है, मैं उसमें उनका प्रबल प्रतिद्वंदी भी रहा। मैं भी उसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने अपना नॉमिनेशन किया था। तो मैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जो ये जोड़ी है, इनके सारे गतिविधियों के ऊपर में मेरी मॉनिटरिंग रही है। अरविंद केजरीवाल जी की जो पहचान बनी थी वो आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में थी मुख्यमंत्री बनने से पहले, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम इन्होंने किया आरटीआई को धूमिल करने का, आरटीआई को डैमेज करने का। अघोषित रूप से इन्होंने अपने सारे विभागों में ये आदेश, लगता है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने दे रखा है कि आरटीआई का ऐसा जवाब देना है कि जो उनका मूल मकसद है उसका वो मूल मकसद ही खत्म हो जाए। और इस विषय पर मैंने जब एक उनसे पूछा था तो मुझे निराशात्मक उत्तर मिला था, और वो प्रकरण था इनके और गवर्नर के बीच में जो रस्साकसी चल रही है। गवर्नर ने इनके कितने आदेशों को नहीं माना, इन्होंने क्या क्या प्रस्ताव भेजे थे, दोनों के बीच में क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ था, इन सारे चीजों का आरटीआई में मुझे उत्तर नहीं मिला, और ये मामला सीआईसी तक गया था। अब चले आइए इस गिरफ्तारी के ऊपर में। तो इस गिरफ्तारी के ऊपर में सबसे पहले सीबीआई ने प्रश्न क्या पूछा है, मैं इसके ऊपर में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सिसोदिया ने सीबीआई से क्या सवाल किए, क्या आपने कभी इन नंबरों के फोन का इस्तेमाल किया है, इस फोन को क्यों नष्ट किया, ये सीबीआई ने पूछा। आपके सचिव से अरविंद का कहना है कि आपने उन्हें केजरीवाल के घर बुलाकर जीओएम रिपोर्ट सौंपी थी, क्या यह सही है कि नई शराब नीति बनाने में गैर सरकारी लोग शराब माफिया के साथ मिलकर बनवाए? दिनेश अरोड़ा और विजय नायर को आप कब से जानते थे? क्या आपको पता है कि विजय नायर और दिनेश अरोड़ा आपके और केजरीवाल का आदमी बताकर शराब व्यापारियों से डील कर रहा था? आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी कविता मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी, पी शरत चंद्रा रेड्डी से आपकी मुलाकात कहां और कब हुई? कविता के सीए बुच्ची बाबू से आपकी मुलाकात कब और कैसी हुई? एक्साइज डिपार्टमेंट के प्रभारी होने के नाते जो वित्तीय गड़बड़ियां हुई, नियमों का जो उल्लंघन हुआ, सरकार को जो नुकसान हुआ, क्या उसके जिम्मेदार कौन है? ये जो सटीक क्वेश्चन था ये सीबीआई ने पूछा,
और इसमें मैं समझता हूं कि कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं था। और प्रायः इन सारे प्रश्नों के उत्तर में जो मनीष सिसोदिया जी का जो जवाब था वो पूरा का पूरा मुझे नहीं मालूम। इस तरह अपने आप को बिल्कुल इनोसेंट बताते हुए जैसे लगा कि ये एक कोई बच्चा से जिस तरह से प्रश्न पूछता है और उसका वो जवाब देता है, उस तरीके से इन्होंने जवाब दिया। क्या उनको समझना चाहिए कि वो अगर कहेंगे कि मुझे मालूम नहीं तो क्या सीबीआई उन्हें छोड़ देगी? दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने षड्यंत्र के तहत उनकी गिरफ्तारी के बाद, गिरफ्तारी से पहले ही ड्रामा करना शुरू कर दिया। रोड शो की तरह उन्होंने प्रोसेशन निकाला, इस तरह से कि ये शहीद होने जा रहे हैं, जैसे इस तरह का ट्रीट किया। ध्यान रखना 8 महीने के बाद आऊंगा, ये क्या इंडिकेशन करता है? उनको कैसे पता कि तुम 8 महीने रहोगे जेल में? ये सारे बहुत सारे ऐसे चीज है जो पूरी प्लानिंग के साथ हुई है। और मैं जहां तक समझता हूं, इन्होंने इनके ऊपर में तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की संस्था का ही पैसा करप्ट करने का इनके ऊपर में आरोप है, इनका गबन करने का आरोप है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो उद्देश्य था वो इंडिया से करप्शन हटाओ का अभियान था और उस अभियान से ये जुड़े हुए थे। और उस अभियान के जो सिपा सालार हैं उनका कहना है इन्होंने 55 लाख रुपया का गबन किया था, जिसके कारण से उस संस्था से इनको हटना पड़ा था। और इसी कारण से अब जो उनके मददगार थे वो सब दूरी इनसे बना लिए और ये अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो आम आदमी पार्टी का जो उद्देश्य था, मैं उसको थोड़ा सा एक लाइन में डिनोट करना चाहूंगा कि इन्होंने कहा था हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लाल बत्ती नहीं लेंगे, ये सारी सुविधाएं नहीं लेंगे। मतलब ये अपने आप को वोट लेने से पहले इतना इस कदर का पेश किया था, अपनी इमेज बिल्डिंग की थी, अपनी ब्रांडिंग की थी जनता के समक्ष में, एकदम इनोसेंट ड्राई ऑनेस्ट पर्सन की। लेकिन इनके कारनामे अब प्रैक्टिकली रूप से जनता समझ चुकी है, कथनी और करनी का अंतर समझ चुकी है। अरविंद केजरीवाल का ट्रिक आप समझिए, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक हिंदुस्तान का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं है। व्हाट ए ग्रेट सरप्राइज। ये ऐसा नहीं है कि ये इनोसेंट है, ये जानबूझ करके एक शातिर दिमाग का ये मुख्यमंत्री है। ये चाहता है कि लोग मुझे कमा करके दे, लोग करप्शन का धन इकट्ठा करके सारे मंत्री हमारे को पहुंचाए और मैं अगर फंसे भी तो मैं तो इनोसेंट साबित ही कर दूंगा अपने आप को, क्योंकि मेरे पास तो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। तो इस तरह का झूठा, इस तरह का बेईमान, इस तरह का भ्रष्टाचारी, और भ्रष्टाचारी होना तो एक अलग बात है, चोरी के बाद सिनाजोरी करने वाला हिंदुस्तान की राजनीति में यह पहला ऐसा शख्सियत है। भ्रष्टाचार का अगर इंडेक्स बनेगा और उसमें सारे मुख्यमंत्रियों की अगर लिस्ट बनाई जाएगी, राजनेताओं की लिस्ट बनेगी, मैं समझता हूं केजरीवाल उसमें सबसे ज्यादा नंबर गेन करेंगे, उनमें उनका अव्वल पोजीशन होगा। आज अडानी की बात हो रही है, अडानी के प्रकरण पे संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो कितने दूध के धुले हुए हैं। उनके जो करप्ट मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, जो उनके रिश्तेदार भी हैं अरविंद केजरीवाल जी के, और दूसरे जो अब मनीष सिसोदिया जी हैं जो राम श्याम की जोड़ी है, तो इन दोनों का आपस में गुटरगू कैसा है। अब आगे आने वाले समय में मैंने ये सोच लिया है कि मैं आरटीआई के माध्यम से दिल्ली सरकार का पूरी के पूरे सारे डिपार्टमेंट में मैं आरटीआई लगा करके इनका पूरा सोशल ऑडिट कराने की मांग करूंगा। सबसे पहले कंप्लेंट डाल करके हर डिपार्टमेंट का सोशल ऑडिट होना चाहिए, इनके पूरे कार्यकाल का ऑडिट होना चाहिए, जिससे कि जनता के समक्ष में आ सके। अभी कई ऐसे आरोप हैं जिन्होंने डिफरेंट फंड का इन्होंने दुरुपयोग किया है। अभी खुद गवर्नर ने इनको नोटिस दे रखा है, 97 करोड़ रुपया इनको पार्टी मद से पे करना है, क्योंकि उन्होंने जनता के टैक्स का जो पैसा है इन्होंने अपने विज्ञापन पर खर्च किया है। ये सरासर बेईमानी, सरासर डाकाजनी, और ये जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है। यह आज जो है दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता बहुत इनोसेंट है। दिल्ली की जनता ने ऐसा नहीं समझा था कि ये आदमी इतना कपटी, इतना धूर्त, इतना बेईमान और इतना भ्रष्ट होगा, लेकिन अब दिल्ली की जनता पछता रही है। वो ये समझ रही है कि फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री जो ये यात्रा है बस का, ये कितना महंगा पड़ रहा है। उसकी आड़ में ये मुझे फ्री कैसे दिया, फ्री का कैलकुलेशन। आज दिल्ली की जो विद्यार्थी हैं, वो जो भी मैथमेटिक्स के विद्यार्थी होंगे वो इसका कैलकुलेशन अवश्य लगाते होंगे, और कहीं ना कहीं उनके दिल में ये भावना तो घर कर गई है। किस प्रदेश में मैं रहता हूं कि हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, हमारा डिप्टी सीएम भ्रष्ट है, हमारा शिक्षा मंत्री भ्रष्ट है, कहीं ना कहीं दाग और कहीं ना कहीं वो मलाल दिल्ली के बच्चों के दिल में भी वो पड़ा है, दिल्ली के अभिभावकों के ऊपर में, दिल्ली के वोटरों के दिल और दिमाग में। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं आगे आने वाले समय में मैं जीरो टॉलरेंस नीति, भ्रष्टाचार के ऊपर में जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसको किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए।
और अब मैं मोदी जी का जो एक वादा था 2014 से पहले, उनका एक घोषणा था, घोषणा पत्र का विषय था कि चाहे किसी भी पार्टी का सांसद हो या विधायक हो, अगर उसके ऊपर में जितने भी मामले चल रहे हैं, जितने भी करप्शन के मामले चल रहे हैं या जितने भी सेंसिटिव मामले में चल रहे हैं, उन सबों का फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, जिससे कि जल्द से जल्द समाधान हो। मैं उसका डिमांड करता हूं। मैं अतिशीघ्र अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल के समक्ष दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने, दिल्ली सरकार को सबसे पहले इन दोनों मंत्रियों को हटाने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह, राज्यपाल से आग्रह, और उसके बाद मैं ये डिमांड करूंगा कि अगर ये जीरो टॉलरेंस नीति नहीं अपनाते हैं और अगर ये सोशल ऑडिट को नहीं मानते हैं, एक ब्लूप्रिंट सरकार का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, ये सत्ता में आने से पहले हमारी दिल्ली की अर्थव्यवस्था का पूरा ग्राफिक्स कैसा था, आज वर्तमान में क्या स्टेटस है, दिल्ली के कोर्स का क्या हाल है, ये सारी रिपोर्ट का ऑडिट रिपोर्ट जब तक सामने नहीं लाएंगे, श्वेत पत्र नहीं लाएंगे, व्हाइट पेपर नहीं लाएंगे दिल्ली सरकार का, तब तक हम इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। और दिल्ली की जनता में अलख जगाने का, दिल्ली की जनता को सच्चाई से वाकिफ कराने का मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के रूप में, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में, मैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन एहरा की ओर से मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं पूरे दिल्ली में अलख जगाने का, पदयात्रा के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, आरटीआई के कैंपेन के माध्यम से मैं पूरी दिल्ली में क्रांति की नई शुरुआत करने की जंग लड़ूंगा। धन्यवाद।